नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, पीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं ऋषि मिश्रा हाजिर हूँ आप ही के सजेस्ट किए हुए एक टॉपिक पर अपना ये नया वीडियो लेकर के। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओशियन करंट्स पे। पूरे विश्व में जितनी भी करंट्स जिन जिन ओशियंस में बहती हैं, बेसिकली ये अगर आप देखेंगे तो सिर्फ पैसिफिक ओशियन, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चलती हैं। एटलांटिक ओशन में चलती हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों में, ठीक है। और इंडियन ओशन में चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है ओशन की जिसकी वजह से ऐसा होता है। नॉर्थ पैसिफिक में भी आपको 2-3 करंट्स देखने को मिलेंगी, बट आर्कटिक ओशन हो या सदर्न ओशन हो, जिसे आप अंटार्कटिक ओशन कहते हो, कल मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे कोई भी करंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ओशियन करंट्स के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो ओशियन करंट्स होती क्या हैं? इन्हें हिंदी में देखा जाए तो महासागरीय जलधाराएं कहते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल मूवमेंट है मास ऑफ द ओशन वाटर का, मतलब ओशन का जो पानी एक जनरल मूवमेंट करता है किसी निश्चित डायरेक्शन में, ठीक है, दिशा में, तो उसे हम ओशन करंट्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है कोई फैक्टर होंगे जो काम करते होंगे, तो टोटल 4 फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। पहली बात तो हमारी पृथ्वी जो रोटेशन करती है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का। अच्छा, कोई मुझे बताएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलने की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? कितनी आपको मिनिमम एस्केप वेलोसिटी चाहिए यदि आपको अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलना है? फिजिक्स का क्वेश्चन है, कोई जवाब दे। दूसरा है ओशियानिक फैक्टर्स। अलग अलग महासागरों के अलग अलग फैक्टर होते हैं। कहीं पे टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में, ठीक है, जो मॉनसून लाने का कारण होता है। और इसमें क्या होता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न जो इंडियन ओशन का हिस्सा है, मतलब एक तरफ अफ्रीका वाला हिस्सा और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा, इसके टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो ये अलग अलग ओशन के अलग अलग टेम्परेचर के रीजंस होते हैं। हर जगह अलग अलग सैलिनिटी होती है। कोई कोई ओशन होते हैं उनमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ कुछ में कम होती है। पानी की डेंसिटी भी अलग अलग होती है, प्रेशर ग्रेडियंट भी अलग अलग होते हैं। और जैसे आप आर्कटिक के पास जाओगे तो आपको मेल्टिंग ऑफ आइस बहुत मिलेगा, साथ ही साथ जब आप अंटार्कटिक पे जाओगे तो भी मेल्टिंग ऑफ आइस मिलेगा। तो उसका भी कारण होता है सी लेवल बढ़ जाता है, एलिवेशन उसकी हाई हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं कि मतलब हमारा जो वातावरण है उन पे क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर होता है। तो आपने ज्योग्राफी में 4 प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक अर्थ पे होता है ना, जो वर्टिकल प्रेशर लगाया जाता है। तो पहला फैक्टर ये है। दूसरा, जो विंड्स चलती हैं, जैसे बहुत सी लोकल विंड्स चलती हैं जो टेम्परेचर को बदलने का काम करती हैं। रेनफॉल है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है कहीं पे कम हो रही है। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, और इंसोलेशन, ठीक। और चौथे में है फैक्टर्स ऐसे जो कि मॉडिफाई करने का काम करते हैं ओशन करंट्स को, जैसे दिशा उसको देने का काम करते हैं, उसको एक आकार देते हैं, और कोस्ट लाइन का कन्फिगरेशन करते हैं। अलग अलग जगहों पे सीजनल वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मौसम की वजह से। और ओशन के बॉटम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं। तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपको मोटा मोटी याद होने चाहिए, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब हम टाइप्स की बात करेंगे तो देखिए 2 तरीके की ओशन करंट होती है, एक गर्म ओशन करंट और एक ठंडी ओशन करंट, ठीक है। एक गर्म महासागरीय जलधाराएं होती हैं, दूसरी ठंडी होती हैं। जो गर्म होती हैं वो इक्वेटर से यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती हैं। दे मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, ओके, सो दे आर वार्मर इन नेचर। जो गर्म होती हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं। अब जैसे वार्म है तो ये इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी, और जब कोल्ड है तो ये पोल से आएगी इक्वेटर की तरफ, ठीक। सो इसके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि यदि वो कोल्ड करंट है तो वो पोल्स से इक्वेटर की तरफ आएगी, और अगर वो वार्म करंट है तो वो इक्वेटर से पोल की तरफ आएगी। आपने पढ़ा होगा कोरियोलिस फोर्स के बारे में, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स के बारे की वजह से क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये जो ओशन करंट्स होती हैं ये राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे ये अगर नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर जाएंगी ऐसे, और नदर्न हेमिस्फीयर में ये अगर ऐसे आ रही है करंट तो ये अपने राइट में डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। इस डायग्राम को देख लीजिएगा एक बार, माइंड मैपिंग कर लीजिएगा, उसके बाद चीज़ें समझने में आसान रहेंगी। क्योंकि अभी जब आपको मैं फिगर दिखाऊंगा, चित्र दिखाऊंगा, तो उसमें ओशन करंट्स नॉर्थ वाली राइट में डिफ्लेक्ट करेंगी और साउथ वाली अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेंगी, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं ओशन करंट्स के बारे में। देखिए, जो गर्म ओशन करंट्स होती हैं, वार्म ओशन करंट्स जो होती हैं ना, ये रेन लाने का काम करती हैं कोस्टल एरियाज में। क्योंकि जो वार्म ओशन करंट्स होती हैं इनके साथ जो विंड होती है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। ये मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, ठीक है, और इनकी वजह से कोस्टल एरियाज में बारिश होती है।
तो आप देखते हो जो पश्चिमी यूरोप में बारिश होती है वो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट की वजह से होती है। ये एक वार्म करंट है और इसकी वजह से पूरे साल भर एक विशिष्ट तरह की, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक, एक स्पेशल कैरेक्टराइजिंग फीचर देखने को हमें मिलता है वेस्टर्न यूरोपियन देशों में। तो वेस्टर्न यूरोपियन में कौन कौन से देश आते हैं? आप यूके देख सकते हो, आप फ्रांस देख सकते हो, ठीक है, आप जर्मनी देख सकते हो। जितने भी डेवलप्ड देश हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन नेशन से में हैं। अब वार्म करंट के इतर जो कोल्ड करंट्स होती हैं उनमें तो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती नहीं है, तो इसलिए कोई भी रेनफॉल नहीं होती कोस्टल एरियाज में। लेकिन कोल्ड करंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है डेजर्टिफिकेशन में, ठीक है। आपने देखा है कालाहारी डेजर्ट, तो कालाहारी डेजर्ट आपको पता है किससे बना है? ये कोल्ड बेनेगुएला करंट की वजह से बना है। अभी बेनेगुएला करंट हम लोग मैप में देखेंगे। और साथ ही साथ पैटागोनिया का डेजर्ट, पैटागोनिया का डेजर्ट कहाँ पे है? क्या साउथ अमेरिका में है? साउथ अमेरिका के कौन से देश में है आप मुझे बताएंगे? कालाहारी भी और पैटागोनिया भी, स्पेसिफिक देशों के नाम अगर एक से ज़्यादा देश में है मेंशन कीजिए। तो ये कोल्ड फॉकलैंड करंट की वजह से है। फॉकलैंड एक आइलैंड का नाम है बेसिकली, उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये जो फॉकलैंड है, फॉकलैंड करंट, ये फॉकलैंड आइलैंड है यूके का, ठीक है, यूके का इस पे कब्जा है। इन लोगों की बहुत सी ओवरसीज टेरिटरी आपको अभी भी देखने को मिलेगी, तो ये उसका हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोल्ड पोलर, आपने जैसे टाइटैनिक की स्टोरी सुनी होगी, तो टाइटैनिक में आप सभी ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग होता है, ठीक है, आइसबर्ग। तो आइसबर्ग जो होता है वो आकर के टाइटैनिक को डुबोने का काम करता है। तो कभी कभी कोल्ड पोलर करंट्स की वजह से आइसबर्ग्स जो होते हैं वो नेविगेशन को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, ठीक है। मतलब आप जल में जा रहे हो, पानी में जा रहे हो किसी शिप के माध्यम से या किसी भी सबमरीन के माध्यम से, तो आइसबर्ग्स जो होते हैं वो आपको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो जैसे कोल्ड लैब्राडोर करंट है, ये अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, इसी के द्वारा लाया गया वो आइसबर्ग था जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज़ डूबा था। तो टाइटैनिक तो आप सभी ने देखी होगी, एक आइसबर्ग भी आपने देखा होगा आखिरी में जो आता है, तो वो लाने वाली कोल्ड लैब्राडोर करंट थी। लैब्राडोर करंट कहाँ से बहती है ये हम अभी मैप में देखेंगे। ओशन करंट्स जो होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? ये फिश का फूड होते हैं बेसिकली, तो इनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ट्रांसफ़र करती है। तो प्लैंक्टन्स के वजह से होता क्या है कि जिन जगहों पे प्लैंक्टन्स सी में ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पे फिशेस भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि फिशेस का ये भोजन है, ठीक है। तो फिशेस वहाँ पे ज़्यादा पाई जाएंगी। तो जिस भी जगह पे आपकी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती है ना, वहाँ पे ग्रैंड बैंक्स का निर्माण होता है। ग्रैंड बैंक्स का मतलब होता है कि वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं पूरी दुनिया में, और वहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत बड़े स्तर पे वो पूरा का पूरा सेक्टर डेवलप्ड हो चुका होगा। तो जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती है वहाँ पे प्लैंक्टन्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, जिसकी वजह से फिशेज आती हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रैंड बैंक्स का निर्माण होता है, जो कि बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स माने जाते हैं पूरी दुनिया के, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख भी सकते हो कि जब कोल्ड लैब्राडोर करंट गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक वार्म करंट है, उससे मिलती है न्यू फाउंड लैंड के पास, अमेरिका के पास, तो वहाँ पे फिशिंग बैंक्स का निर्माण होता है। तो चलिए अब देर न करते हुए चित्र पर चलते हैं। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा डायग्राम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपको आर्कटिक क्षेत्र यहाँ पे एकदम अछूता दिखेगा और दूसरा आपको अंटार्कटिक। अब जैसे ये, आप पहले तो बात समझिए, एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो या तो वार्म करंट से आएगा जुड़ा हुआ, ठीक है, कि इसमें से कौन सी वार्म करंट है, या तो कोल्ड करंट से आएगा। इसके इतर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि वो यूजलेस है, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जैसे आपसे लोकल विंड्स पूछता है तो उसमें यही आएगा कि इनमें से कोई कोल्ड विंड बता दीजिए या जो हॉट विंड है वो बताइए, उसको सेपरेट कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो इसमें जितने भी ये ब्लैक कलर वाली हैं, चाहे ये नॉर्थ इक्वेटोरियल हो, इक्वेटोरियल काउंटर हो, साउथ इक्वेटोरियल हो, इन सब पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो ध्यान देना है वो ये रेड वाली जितनी भी हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप साइन देख सकते हो, ये वार्म करंट हैं, और जो भी ब्लू वाली हैं ये कोल्ड करंट हैं। तो आप या तो सारी कोल्ड याद रख लो और या तो सारी वार्म याद रख लो। एक को याद रखोगे, दूसरा अपने आप काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अटलांटिक ओशन में देख चलते हैं। ये अटलांटिक हम पूरा हिस्सा कवर करेंगे और यहाँ पैसिफिक को भी बाद में देखेंगे। तो अटलांटिक में आप देखिए ये आ रही है कैनरी करंट। ये जो कैनरी करंट है ना, यहीं पे आपको मिलेंगे कैनरी आइलैंड्स। ये जो कैनरी आइलैंड्स हैं इन पे बेसिकली स्पेन का कब्जा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये स्पेन है, आपका ये हिस्सा पूरा का पूरा स्पेन है। आइबेरियन पेनिनसुला पे दो देश हैं, पुर्तगाल है और स्पेन है, ठीक है। तो ये कैनरी जो आइलैंड्स हैं, यहीं से इसी के नाम पे पड़ा है कैनरी।
करंट। तो ये आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है। ठीक है, ये पीछे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। ये देखिए, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर मैंने बताया था कि नदर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही हैं और सदर्न में किस तरफ कर रही हैं। एक बार फिर से, ओके। सो नदर्न हेमिस्फीयर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक, और सदर्न में ये अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैनरी करंट यहाँ से निकल रही है, तो ये ऊपर की तरफ से आ रही है ना, इक्वेटर से तो आ नहीं रही। इक्वेटर लाइन ये देखिए 0 डिग्री पे आपको इक्वेटर दिख रहा है इसके। अब यहाँ से कोई भी करंट आ रही है तो वो कोल्ड मानी जाएगी, इधर से जो भी आ रही है वो वार्म मानी जाएगी, क्योंकि ये इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी, वो पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी। तो कैनरी करंट आ रही है पोल की तरफ से, हम लोग यही मानेंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री के ऊपर से आ रही है। ये जब आ रही है तो आप देखिए कैसे ये डिफ्लेक्ट हो रही है अपने, ठीक है, और इधर से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बन जा रही है। ये न्यूट्रल करंट हम लोग मानेंगे। जितनी भी ये ब्लैक वाले हैं ये सारे के सारे न्यूट्रल है, ना ये वार्म है ना ये कोल्ड है। मतलब ये करंट तो हैं, लेकिन इनकी वजह से कोई भी स्पेसिफिक फीचर हमें देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि हमने पढ़ा कि कोल्ड करंट की वजह से रेगिस्तानों का निर्माण हो रहा है या वार्म करंट की वजह से कोस्टल एरियाज में बारिश बहुत हो रही है। तो इनके ऐसे फीचर्स नहीं है, इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली ये कैनरी करंट हो गई, ये कोल्ड करंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोल की तरफ से आ रही है लैब्राडोर करंट, और मैंने जैसा कि बताया कि लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम जो कि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, ये एक वार्म करंट है। जब ये मिलती हैं जिस एरिया पे, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये ग्रैंड बैंक्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स का निर्माण होता है और यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत पॉपुलर है। ये नॉर्वेजियन करंट जो है ये जा रही है इक्वेटर से पोल की तरफ, तो ये वार्म करंट है, ठीक। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी करंट देखी, हमने कैनरी देखी और लैब्राडोर देखी, ये 2 कोल्ड करंट थी, और तीसरी ये ग्रीनलैंड करंट थी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार माइंड में रख लीजिएगा। मेन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो कैनरी करंट है, दूसरी लैब्राडोर है कोल्ड करंट्स में, और गल्फ स्ट्रीम है वार्म में, ठीक है। अब हम आते हैं सदर्न अटलांटिक ओशन में। तो सदर्न में मैंने आपको बताया बेनेगवेला करंट की वजह से कौन से डेजर्ट का निर्माण हो रहा था, क्या वो कालाहारी डेजर्ट था? तो कालाहारी था, तो आप समझ गए कि वो कहाँ पे है। हालांकि आपको कॉन्टिनेंट पता चला है, देश का नाम आप बताएंगे। तो बेनेगवेला करंट साउथ अटलांटिक में आप देख सकते हैं। अब साउथ अटलांटिक में देखिए ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, यहाँ पे किधर जा रही थी, यहाँ पे किधर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने राइट में जा रही थी नॉर्थ अटलांटिक में, ये अपने राइट में ऐसे जा रही थी, यहाँ पे ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। तो ये फीचर्स होते हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये चीज़ आपको अब एकदम से दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। नहीं बैठी है तो एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा। तो बेनेगवेला करंट जो है ये कोल्ड करंट है, और यहाँ पे एक ब्राज़ील करंट है, ये वार्म करंट है, ठीक। अब ये जो पेरू करंट आप देख रहे हैं, हम लोग पैसिफिक पे आ गए हैं, अटलांटिक में हो गया। यही 2 इंपॉर्टेंट करंट्स हैं, बाकी ये दोनों न्यूट्रल वाली हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आ गए हैं पैसिफिक में। तो पैसिफिक में पहले हम सदर्न पैसिफिक में आए हैं। तो पेरू करंट को हम लोग हमबोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हमबोल्ट करंट कहीं कहीं आपको नाम मिल जाएगा। ये भी कोल्ड करंट है, क्योंकि ये पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे आ रही है कैलिफोर्निया करंट। यहाँ पे स्टेट आपको मिलेगा कैलिफोर्निया का, तो आपको इससे याद रखना है, ये है कैलिफोर्निया करंट, और कैलिफोर्निया करंट यहाँ पे आ रही है पोल से इक्वेटर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, इस मैप में वो नहीं दिया है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये यहाँ से एक करंट और आती है, ये होती है कोल्ड करंट, और इसे कहते हैं फॉकलैंड करंट, ठीक है। मैंने आपको अभी करंट के बारे में बताया, तो मैंने आपको पीछे 2 चीज़ें बताई। मैंने बताया बेनेगवेला करंट जो होती है वो एक कोल्ड करंट है, जिसकी वजह से कालाहारी डेजर्ट बनता है। दूसरा मैंने बताया था कि ये जो फॉकलैंड करंट है, यहीं पे फॉकलैंड आइलैंड्स हैं यूके के। आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो यूके के यहाँ पे इसी एग्जैक्ट पोजीशन पे सदर्न अमेरिका के नीचे वाले टिप पे फॉकलैंड आइलैंड्स हैं यूके के, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का उस पर कब्जा है, पूरा का पूरा टेरिटरी है उसकी। तो यहाँ से निकलती है फॉकलैंड करंट, और ये ब्राज़ील की करंट से मिलती है। तो फॉकलैंड करंट कोल्ड करंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, फॉकलैंड करंट कोल्ड करंट है। दूसरी बेनेगवेला करंट कोल्ड करंट है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, और तीसरी ब्राज़ील जो कि एक वार्म करंट है। तो फॉकलैंड और ब्राज़ील जहाँ इस जगह पे मिलती हैं, तो यहाँ पे भी ग्रैंड बैंक्स का निर्माण होता है। और फॉकलैंड करंट की वजह से आपको जो पैटागोनिया डेजर्ट देखने को मिलता है, उसका निर्माण वो भी इसी की वजह से हुआ है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ मिस है, इसलिए आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमने देखा कैलिफोर्निया की करंट और अलास्का की करंट जो है वो वार्म करंट है, क्योंकि वो इक्वेटर की तरफ से जा रही है। अब हम आते हैं इस तरफ के हिस्से पे। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट करंट्स मिलेंगी। एक तो ओवाइशियो करंट है, जो कि पोल से आ रही है इक्वेटर की तरफ, तो जाहिर सी बात है ये कोल्ड हुई। और दूसरी है क्यूरोशियो करंट। अब ये जापानीज नाम है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जापान दिख रहा है,
तो ये थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होगी, बट क्यूरोशियो अगर आप याद रखते हो तो दूसरी जो ओवाइशियो है वो आप याद रख सकते हो कि कोल्ड है, और ये भी जहाँ पे मिल रही हैं यहाँ पे भी ग्रैंड बैंक्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडियन ओशन में चलते हैं तो आपको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट मिलेगी। अब ये पोल की तरफ से आ रही है इक्वेटर की तरफ, तो ये कोल्ड करंट हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्युलास करंट मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्युलास करंट ये वार्म करंट है, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है। और यहाँ पे आपको मोज़ेम्बिक करंट मिलेगी जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है। तो मोज़ेम्बिक तो देश ही है, आपको नाम याद वहीं से होगा, इंडियन ओशन में आप याद रख सकते हो। तो इंडियन ओशन में सिर्फ एक कोल्ड है, अगर आप इसका नाम याद रखो तो बाकी दोनों आपको ये पता होना चाहिए कि मोज़ेम्बिक जो है वो बेसिकली है कहाँ पे, तो आपको पता होगा कि ये वार्म करंट है। और दूसरी एग्युलास है, तो इसको आप याद कर सकते हो। जापान वाले में आप ओवाइशियो याद कर लो कि ये कोल्ड करंट है, तो क्यूरोशियो जो है वो वार्म करंट हो गई। तो ये थी बेसिक जितनी भी करंट्स हैं। अब आप एक बार इसका रिवीजन फिर से कर सकते हो, हालांकि आपकी सूटेबिलिटी के लिए मैंने एक और स्लाइड लगाई है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। देखिए इसमें भी फॉकलैंड करंट नहीं है, तो यहाँ पे आप एक फॉकलैंड करंट मेंशन कर लीजिए कि ये जो एरिया है मैंने आपके लिए कर दिया, इसको पॉज करके आप बाद में रिवाइज कर लेना, ये है फॉकलैंड करंट का। और यहाँ पे ग्रैंड बैंक्स का निर्माण होगा क्योंकि यहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रही है। फॉकलैंड आइलैंड्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि पूरा का पूरा यूके के कंट्रोल में है, ठीक। तो आप इसे रिवाइज करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए, और अपने सजेशंस देते रहिए कि मैं वर्ल्ड मैपिंग और स्टैटिक जीके से जुड़े हुए और कौन से वीडियोज़ लाऊं। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका फ़ायदा उठाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।